हेलो स्टूडेंट्स, भारत के परंपरागत वस्त्र के टॉपिक हमने शुरू किया हुआ है। अब इसमें आज हम 3 प्रकार के वस्त्रों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है पटोला। पटोला वस्त्र जो है, इसका जन्म स्थान पट्टन है। पट्टन काठियावाड़ में है और काठियावाड़ जो है वो गुजरात में है। ठीक है, ये लिखा भी हुआ है, पट्टन जो काठियावाड़ में है और वो गुजरात में है। वहाँ के कुछ कारीगर जाकर मुंबई, सूरत और अहमदाबाद में बस गए थे, इसलिए मुंबई, सूरत और अहमदाबाद भी पटोला के बने हुए वस्त्रों के लिए मशहूर है। और आज के समय में आजकल उड़ीसा में जो संबलपुरी साड़ियाँ बनती हैं वो भी पटोला की तरह ही बनाई जाती हैं। काठियावाड़ और गुजरात में वहाँ की लड़कियाँ अपनी शादी के अवसर पर पटोला साड़ियाँ पहनना बहुत ही पसंद करती हैं। ये जो पटोला की साड़ियाँ होती हैं, इन साड़ियों में बंधेज और बुनाई दोनों का मिश्रण होता है। बंधेज बांध कर रंगना, टाई एंड डाई, जो तुमने प्रैक्टिकल में भी किया हुआ है, इन दोनों का मिक्सचर होता है। बुनाई साधारण बुनाई होती है और इसमें ये फ़र्क है कि हम यहाँ पर धागों को बांध कर रखते हैं और फिर अलग अलग लंबाई के धागों को डिज़ाइन के अनुसार अलग अलग कलर्स में डाई किया जाता है, फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। तो इस काम में बहुत ज़्यादा ही कुशलता चाहिए और ऐसा माना जाता है कि अलवर में कुछ कारीगर इतने कुशल थे कि वो इस तरह से धागों को डाई करते थे, एक ही कपड़े के दोनों तरफ अलग अलग डिज़ाइन बन जाते थे। इस प्रकार के पटोला के वस्त्रों में बनाने के लिए सृजनात्मकता चाहिए, कलात्मकता चाहिए और इसमें बहुत ज़्यादा डिज़ाइन नहीं होते हैं, कुछ ही परंपरागत डिज़ाइन होते हैं। जब हमें कपड़ों को डाई करना होता है तो सबसे पहले बांधनी में भी वही प्रोसीजर होता है, सिद्धांत होता है, और पटोला में भी वही है कि पहले हम हल्के रंग से में डाई करेंगे, उसके बाद उससे गहरे में और सबसे अंतिम में लास्ट जो है वो सबसे डार्क कलर से हम डाई करते हैं। अब इस प्रकार में जो डिज़ाइन बनाए जाते हैं, ये परंपरागत डिज़ाइन है जिसमें कि एक टहनी के ऊपर 3 फूल, पान या पीपल का पत्ता, नृत्य करती हुई लड़की, हाथी, बाघ और डायमंड डिज़ाइन, इस तरह के डिज़ाइन इसमें बनते हैं। जीवी पटेल ने पटोला के ऊपर काफ़ी अध्ययन किया, तो उनके अनुसार यहाँ पर जो डिज़ाइन बनाए जाते हैं 8 प्रकार के डिज़ाइन होते हैं, जिसमें सबसे पहला है नारी जुझर भट्ट। नारी जुझर भट्ट का मतलब नृत्य करती हुई लड़की। जहाँ पे नृत्य करती हुई लड़की है वहाँ पर हाथी और तोता, ये 2 चीज़ अवश्य होती थी। उसके बाद रतन भट्ट। रतन भट्ट में डायमंड शेप में डिज़ाइन बनाए जाते थे। पान भट्ट में पीपल का पत्ता या पान के पत्ते जैसा फुलवाड़ी में फूलों का डिज़ाइन। ओखर भट्ट में अखरोट का डिज़ाइन और छबरी भट्ट में टोकरी का डिज़ाइन। बाघ कुंजर भट्ट में हाथी और शेर का डिज़ाइन होता है। और चौखड़ी भट्ट जिसमें एक टहनी के ऊपर 3 फूल वाला डिज़ाइन बनाते हैं। अब पुरुषों के लिए जहाँ पर पटोला में डिज़ाइन होते हैं, पुरुषों की धोतियाँ बनाई जाती हैं पटोला के द्वारा, और उसके ऊपर जो लिखा होता है वो देवनागरी भाषा में लिखे हुए होते हैं अक्षर, या धार्मिक अक्षर उस पर लिखे हुए होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बांधनी। बांधनी जिसे हम बांधनी भी कहते हैं और बंधेज भी कहते हैं। ये काठियावाड़ में, गुजरात में जो है, और राजस्थान और सिंध प्रांत, यहाँ पर ये बहुत मशहूर होती है और इसके द्वारा चुनरी, ओढ़नी और साड़ी बनाई जाती हैं। ये जो है विवाहित स्त्रियाँ इसको पहनना बहुत शुभ मानती हैं, हिंदू स्त्रियाँ, और जो इसको अपने कोई भी शुभ अवसर पर, त्योहार पर इसको पहनती हैं। अब बांधनी और पटोला दोनों में क्या अंतर है? बांधनी में हम कपड़ों को डाई करते हैं और पटोला में हम धागों को डाई करते हैं। तरीका वही होता है इसमें भी, पहले हल्के रंग में, फिर उससे गहरे रंग में और लास्ट में सबसे डार्क कलर में, तीसरे में हम डाई करते हैं। इसमें हम परंपरागत, इसमें हम क्या करते हैं, एक कोई भी कपड़ा लिया, उस कपड़े को हमने मोड़ लिया, 4 तह लगाकर कपड़ा चौरस हो गया या आयताकार हो गया। फिर हमने एक, जैसे ब्लॉक प्रिंटिंग होती है, एक ब्लॉक होता है
जिसके ऊपर डिज़ाइन खुदा हुआ होता है, और इस चौरस मोड़े हुए कपड़े को गीला करके उस ब्लॉक के ऊपर रखते हैं और उसको जोर से वहाँ पर प्रेस करते हैं, दबाते हैं, जिससे डिज़ाइन कपड़े पर बन जाता है। उसके बाद बड़ी कुशलतापूर्वक कारीगर उस डिज़ाइन को अपनी उंगलियों से उठाते हैं, जो भाग गीला हो गया, जो दबाने से कपड़े पर आ गया, और उसको मजबूत सूती धागे से कस कर बांध देते हैं, जिससे कलर कपड़े के अंदर ना चला जाए। इसमें बहुत ज़्यादा कुशलता की आवश्यकता होती है। कुशल कारीगर जल्दी से ये काम करते हैं और एक डिज़ाइन से दूसरे डिज़ाइन तक बिना धागा काटे उसको बांधते रहते हैं। अब ये बांधने के बाद फिर हम कपड़े को सबसे पहले हल्के रंग में कलर करते हैं, डाई करते हैं। उसके बाद फिर जो सेकंड फिर बांधा जाता है, पहले वाली जो बांधा है उसको खोलना नहीं है, फिर हम सेकंड डिज़ाइन के अनुसार बांधते हैं, फिर मीडियम कलर में डाई करते हैं, और सबसे बाद में फिर बांध कर तीसरे कलर में डाई करते हैं, और बाद में इसको फिर अच्छे तरह से धोकर लास्ट में फिर खोला जाता है। तो इसमें जो परंपरागत नमूने होते हैं, पशु पक्षी का, नर्तकी का और फूल का नमूना इसमें बनाया जाता है। और कुछ घर चोला भी होता है। घर चोला क्या होता है? जिसमें बहुत जटिल और बड़े बड़े डिज़ाइन बनाए जाते हैं। घर चोला कई बहुत महंगे होते हैं। महंगे घर चोला में क्या होता है कि सोने की तारों से चेक बनाए जाते हैं या चौरस बनाए जाते हैं खाने। उन खानों के अंदर इसके डिज़ाइन होते हैं, जो परंपरागत हमारे बांधनी के बंधेज के डिज़ाइन है, पशु पक्षी नर्तकी और फूल का डिज़ाइन। ठीक है। उसके बाद इसमें जो पतले कपड़े होते हैं, जिनसे चुनरी या ओढ़नी होती है, उनके ऊपर बहुत ही छोटे पिन या बूंदी डॉट के हिसाब से डिज़ाइन बनाते हैं, जिन्हें बूंदी डिज़ाइन भी कहते हैं। और इन डिज़ाइन की संख्या जो होती है वो 1 बूंदी का डिज़ाइन, 4 बूंदी का डिज़ाइन, 7 बूंदी का डिज़ाइन, इस तरह से ये बनाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अंतिम परंपरागत वस्त्र, जिसको हम कलमदार या कलमंदार या पालमपुर भी कहते हैं। ये कैसे वस्त्र होते हैं? सूती कपड़े होते हैं और आयताकार शेप में होते हैं, और इन कपड़ों के ऊपर पौराणिक कथाएं बनी हुई होती हैं। पौराणिक कथाएं हिंदुओं की भी हो सकती हैं, मुस्लिमों की भी हो सकती हैं, और इनको हम हाथ से पेंट करते हैं। पेंट करने के लिए कलम या ब्रश का प्रयोग किया जाता है, और हिंदू अपनी देवी देवताओं की मूर्तियां इस पे रखते हैं, और मुस्लिम लोग इस पर बैठकर अपनी प्रार्थना या पूजा करते हैं। अब इसमें हम आजकल आप जो बाटिक कला कभी बनाई है आपने पेंटिंग, आजकल जो बाटिक कला है उससे मिलती जुलती ही ये कला है। इस कला में भी हमने जो डाइंग वाला चैप्टर पढ़ा था आपने, उसमें हम अवरोधक प्रिंटिंग पढ़ते हैं ना, अवरोधक डाइंग, अवरोधक जिसमें रंग को कपड़े में जाने से रोकना है। यहाँ पर भी हम यही कर रहे थे, धागे से बांधा, इसमें भी हमने एक सूती धागे से कसकर बांधा जिससे कलर अंदर ना जाए। यहाँ भी हम वही तरीका अपनाएंगे। हम यहाँ पर मोम को लगा देंगे। कपड़े के जिस भाग पर हमें कलर नहीं चढ़ाना, वहाँ पर हम पिघला हुआ मोम लगा देते हैं कलम या ब्रश की सहायता से। उसके बाद हम कपड़े को डाई करते हैं। इसमें डाई करते हुए ध्यान रखना है कि ठंडे डाइज यूज़ करने हैं, जिसमें कि कपड़े को गर्म पानी में ना डालना पड़े। उसके बाद डाई करने के बाद फिर हम कपड़े को जब सब तरह सारा डाई हो जाता है, तो अंत में गर्म पानी के अंदर से कपड़े को निकालते हैं, जिससे मोम पिघल कर उतर जाए। ये जो डिज़ाइन होते हैं, इसमें फूल पत्तियों के डिज़ाइन, वाटिका का डिज़ाइन, कोई छोटी सी वाटिका जिसमें पेड़ पौधे फल फूल लगे हुए हैं, इस तरह के डिज़ाइन बनते थे। ये माना जाता है कि शाहजहाँ के समय का मेहराब का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा इसमें पॉपुलर होता था, और उस डिज़ाइन में पर्शियन ट्री ऑफ लाइफ होता था। पर्शियन ट्री ऑफ लाइफ का मतलब एक ऐसा पेड़ जिसकी छाया में पशु पक्षी विश्राम कर रहे होते हैं, ऐसा पेड़ उसमें बनाते थे। फ्रांस का एक यात्री आया था जिसका नाम था बर्नियर। 1663 ईस्वी में शाहजहाँ के समय वो भारत में आया था। उसने कहा था कि ये जो पर्शियन ट्री ऑफ लाइफ वाला डिज़ाइन है, ये इम्पीरियल कोर्टयार्ड का एक प्रमुख हिस्सा होता है, जरूरी होता है, उसमें पाया जाता था ये डिज़ाइन। अभी इम्पीरियल कोर्टयार्ड का मतलब बादशाह के राज दरबार में जो भी बिछाई जाती थी चीज़ें, कुछ पेंटिंग होती थी या जो कुछ भी था कपड़ों पे ऊपर, ये डिज़ाइन बना हुआ होता था, जिसमें पर्शियन ट्री ऑफ लाइफ होता था।
इसके साथ ही हमारे परंपरागत वस्त्र पूरे हो गए। अब कल से हम परंपरागत कढ़ाई, भारत की परंपरागत कढ़ाइयों के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। उसकी दोबारा से रिवीजन करेंगे। पहला चैप्टर हमारा ही चल रहा है। पहला चैप्टर रिवीजन इसलिए करवा रही हूँ आप लोगों का, क्योंकि सेमेस्टर जब स्टार्ट होता है तो बहुत से बच्चे लेट आते हैं, छूट जाता है, इसलिए ये चैप्टर अच्छे से डिटेल में दोबारा से मैं आपको करवा दूँ। थैंक यू।